हेलो दोस्तों, निधि कोचिंग सेंटर में आज आपका अपने स्वागत है। और आज जो है आपके 12th क्लास फिजिक्स में आपका जो चैप्टर नंबर 4 है वो आज हम इसमें स्टार्ट करेंगे। इसका ये फर्स्ट लेक्चर है और इस चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश व चुंबकत्व। गतिमान आवेश और चुंबकत्व, थोड़ा ध्यान पूर्वक सभी देखें, ठीक है। जब भी क्लास ले तो कॉपी पेंसिल, किसी के या वीडियो देखे तो कॉपी पेंसिल सब छोड़कर और सीधे अपने कैमरा पर ध्यान रखें। जब भी आपके समझ में कुछ आएगा तो आपका जो चैप्टर है गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र, ये तो आपको जो पता ही लग चुका होगा कि गतिमान आवेश यानी कि आवेश क्या करता है, गति करता है। और चुंबकत्व, ये चैप्टर का नाम है यानी कि चुंबक से रिलेटेड चैप्टर है। और आपने देखा है कि जो आपकी विद्युत होती है, बिजली होती है, अगर आपने चार्जर को आपने देखा है, चार्जर होगा आपके घर में, लाइट आती है 250 वोल्ट, 250 वोल्ट लाइट आती है। अगर आप उस चार्जर जिससे आप मोबाइल चार्ज करते हो, उस चार्जर को आप देखोगे तो उसे 250 वोल्ट में लगाने के बाद आप उसकी पिन को पकड़ लेते हो, है ना। क्या आपको पकड़ती है वो बिजली? नहीं, क्योंकि उसके अंदर क्या है, वोल्टेज बहुत कम, ठीक है, बहुत कम वोल्टेज है। और यदि वो वोल्टेज निकल के किसमें से आई है, बोलो किसमें से निकल के आई है? आपके घर में 250 वोल्ट आई हुई है। अगर मैं कहूं उसके तार को पकड़ लो, क्या होगा? वो तुम्हें तुरंत ही कब्जा लेगी अपने माँ में, तुरंत आपको चिपका लेगी 250 वोल्ट जो घर में आई है। लेकिन कंडीशन है, मान लो ये तार है, इसमें है 250 वोल्ट, जब तक मैं इसे टच नहीं करता ये आपको बिजली जो है पकड़ने वाली नहीं है। ये विद्युत धारा आपको नहीं पकड़ेगी जब तक कि आप इसे टच नहीं करोगे। लेकिन जो चार्जर में है उसे तो आप टच भी करते हो, नहीं पकड़ती। लेकिन इसके अंदर 250 वोल्ट है, जैसे ही आप पकड़ोगे आपको ये क्या करेगी, टच करते ही आपको पकड़ लेगी, ठीक है। और ये 250 वोल्ट किस में से निकल के आई है? 11,000, जो बड़े बड़े खंभों पर आपकी लाइट जा रही है, आपके गांव में आई है, ट्रांसफार्मर पर आती है, वो 11,000 वोल्ट है। अब उस 11,000 वोल्ट के अगर आप हल्के से पास जाते हो ना, तब बिना टच किए भी आपको महसूस होगा करंट, ठीक है, महसूस होता है हल्का करंट। जब उस पर काम करते हैं लाइनमैन जो होते हैं, वो काम करते हैं उस पर, तो दस्ताने, बिजली बेशक नहीं आई हुई हो लेकिन वो दस्ताने पहन के काम करते हैं क्योंकि हल्का फुल्का करंट उसमें महसूस होता है। तो अब वो उसके पास जो 250 वोल्ट है वो आपको पकड़ेगी ना, तुम नू करते रहोगे कुछ समय तक, ऐसे ही है। लेकिन 11,000 जैसे ही पकड़ी भस्त के हो जाता है, एकदम क्या होता, ब्लास्ट हो जाता, फूंक देते शरीर को, है ना है। लेकिन 1-2-4 सेकंड का टाइम लेती है वो, लेकिन 250 वोल्ट तुम्हें करते रहेगी, तुम 10-20 सेकंड, 25 सेकंड, 1 मिनट तक तुम्हें नू करती रहेगी। लेकिन जो 11,000 के पकड़ते ही और एकदम थोड़े 2-4 सेकंड में कर देगा खाओ, काले पड़ जाओगे, है ना है। लेकिन इसका मतलब उसकी पावर बढ़ी, लेकिन जो 11,000 आ रही है वो 31,000, 11 लाख में से निकल के आ रही है, 1 लाख में से निकल के आ रही है, मान लो 31,000 या 1 लाख में से निकल के आ रही है बिजली वो। तो वो अगर 1 लाख के पास, जो तुमने देखा है बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे खंबे हैं, बहुत ऊंचे खंबे हैं, उनके नीचे सरकार कह देती है मकान नहीं बनाना भाई, और मकान बनाओ तो कम से कम 3-4 मीटर कहाँ हो, नीचे, है ना है, 4-5-6-7 मीटर 10 मीटर नीचे हो, क्योंकि उसके अगर आप इतने पास तक जाओगे तो वो अपनी ओर क्या करती है, आपको अट्रैक्ट करती है, खींचती है। इसका मतलब उसमें पावर ज्यादा हुई। अगर आपने वो पकड़ी, एकदम ब्लास्ट, पकड़ सेकंड में ही, 1 सेकंड में ब्लास्ट कर देगी, एकदम शरीर को फाड़ देगी, शरीर को फाड़ देगी वो एकदम, उससे बचने वाले नहीं है। उसके अंदर बहुत पावर है। आपने क्या देखा, चार्जर से हम 1 लाख तक पहुंचे, जैसे जैसे आपकी जो लाइट की पावर बढ़ी उसके अंदर, तो क्या देखा आपने, उसके अंदर भी पावर बढ़ती गई।
और आप टच करते ही वो आपको तुरंत पकड़ती है। इसलिए आप उसके पास जाने से लिखा होता है कि इसको टच ना करें, इसके पास ना जाए। पास जाने की बात, चार जगह आप पास जाओगे, आप पकड़ के बैठ जाओ जब भी तुम्हें कुछ ना करे। ऐसे ही है। तो आपने देखा कि विद्युत धारा जब इसके अंदर किसी चालक के अंदर प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र बन जाता अपने आप ही। जब किसी चालक में आवेश प्रवाहित होता है तो उसके अंदर क्या हो जाता है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जितनी पावर होगी उतना ही ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र। अगर पावर आपकी 250 वोल्ट है तो चुंबकीय क्षेत्र कम होगा। आप पावर आपके 11,000 वोल्ट है, चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा। 1,00,000 वोल्ट है, चुंबकीय क्षेत्र और ज्यादा होगा। यानी जितनी आपकी इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत की पावर चालक के अंदर प्रवाहित की, उसके चारों जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है उतना ही स्ट्रांग हो जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या होता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो समझ में आया कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। क्या होता है, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई चुंबकीय सुई किसका अनुभव करती है, बल का अनुभव करती है। एक तो ये है चुंबकीय प्रभाव और एक है चुंबकीय क्षेत्र। अभी मैं चुंबक के बारे में पढ़ोगे इस चैप्टर में आप, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, कोई चुंबक है आपकी और चुंबक के चारों ओर है ना, आपके जो है चुंबक के चारों ओर एक निश्चित, मान लो कोई चुंबक है आपकी, ये चुंबक है मैग्नेट। इसके दो बताऊंगा, इसके बाद में आपको चुंबक के बारे में भी आप पढ़ोगे। ये नॉर्थ साइड और ये साउथ, दो होते हैं एंड्स हर चुंबक को। अभी आपको चुंबक क्या होती है, चुंबक के गुण क्या होते हैं, सब बताए जाएंगे। लेकिन ये थोड़ा सा बताया जा रहा है हल्का सा आपको कि चुंबक के दो भाग एन और एस, विपरीत भाग होते हैं, नॉर्थ और साउथ, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। तो इस चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है भाई। अगर उसमें कोई अन्य चुंबकीय सुई आएगी तो वो अनुभव करती है बल का। उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। कोई अन्य चुंबक लाओ इसके पास, या कोई ऐसा चुंबकीय पदार्थ लाओ जैसे लोहा है, निकेल है, कोबाल्ट है, उसके टुकड़े को इसके पास लाओ तो वो इसकी ओर अट्रैक्टिव होगा। मान लो आपने यहां रख दिया लेकिन अट्रैक्टिव नहीं हुआ, इसकी ओर आकर्षित नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां तक इसका प्रभाव नहीं है। जहां तक इसके चारों इसका प्रभाव है, अगर वहां पे आप कोई चुंबकीय सुई, कोई चुंबकीय पदार्थ रखोगे तो वो आपका अनुभव करता है बल का। ठीक है, वो अनुभव करता है आपका बल का, तो वो चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा होती है किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य चुंबकीय सुई किसका अनुभव करती है, बल का अनुभव करती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है। किसी नोट्स कीजिए, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय सुई, कोई चुंबकीय सुई बल का अनुभव करती है, सुई बल का अनुभव करती है। चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी डेफिनेशन। तो अब आता है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। मैंने अभी बताया था, ये मैंने समझाया कि यदि कोई चालक है, उस चालक में आप विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र।
चुंबक का प्रभाव, चुंबक की तरह अट्रैक्टिव करता है वो। जैसे चुंबक एक दूसरे को अट्रैक्टिव करती है, आकर्षित करती है, ऐसे उसके चारों का सब क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसमें कोई अगर चुंबकीय क्षेत्र हो तो वो अनुभव करते हैं किसका, बल का, वो चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, किसके कारण उत्पन्न हुआ है वो विद्युत धारा के कारण उत्पन्न हुआ है, तो उसे कहा जाता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये बात आई सभी के समझ में, तो नोट्स कीजिए। जब किसी विद्युत चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे भी आपका आवेश है, आप आवेश प्रवाहित करते हो या विद्युत धारा कह सकते हो प्रवाहित करते हो, तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो इसे कहा जाता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, ये चुंबकीय प्रभाव होता है। अब जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, कभी कभी पूछ सकते इसकी दिशा क्या होती है। अगर आपसे पूछा जाए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे पता लगाओगे, क्या होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बोलिए। अगर आपको देखा जाए तो जो चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, किस दिशा में होता है ये। अगर कोई आपकी कंपास सुई है, किसी चुंबकीय बिंदु पर कंपास सुई है आपकी, तो कंपास सुई जो होती है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर सीधी रेखा में उसकी दिशा होती है। तो कहां से कहां होती है, बोलिए, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव में सीधी रेखा में ये होती है दिशा। ठीक है, दक्षिण ध्रुव से कोई कंपास सुई है, उस कंपास सुई को कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर आप ले जाओगे तो संरेखित होती है दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। इस तरह से आप पता लगा लेते हो कि चुंबकीय क्षेत्र की जो आपको उत्पन्न हुआ है उसकी दिशा क्या है। ठीक है, तो ये होता है चुंबकीय क्षेत्र। अब आपके जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी अपनी पावर भी होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तो छोटी छोटी डेफिनेशन थी इसके विषय में जो आपको बताया गया था। इसके बाद अब आता है आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्यादातर ये पेपर में पूछ ली जाती है 1 नंबर में। अब इसमें कई टॉपिक है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका सूत्र क्या है, इसका मेन है मात्रक क्या है और इसकी विमा क्या होती है। तो कई टॉपिक इसके अंदर बनकर आते हैं। सबसे पहले तो आपको एक फॉर्मूला आप आगे जाके प्रूव करोगे बल के लिए कि धारावाही चालक पर बल, आप आगे जाके पढ़ोगे कोई धारावाही चालक है उस चालक पर एक बल होता है। ठीक है, वो बल क्या होता है आप कह सकते हो, इधर देखिए सभी, F बराबर I B L साइन थीटा, ये बल होता है।
धारावाही चालक पर बल। तो यहां पर आप देखते हो जो आपका L है ये चालक की लंबाई है, जो I है उसमें बहने वाली धारा है, F उस चालक पर लगने वाला बल है, और B जो है ये कहलाती है आपकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये कहलाती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। अब 10th क्लास में इसकी मात्रक पूछ लिया जाता है 10th क्लास में कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तुमने पढ़ा भी होगा, टेस्ला सुना है? नहीं सुना? टेस्ला सुना होगा आपने 10th क्लास में, इसका मात्रक टेस्ला होता है। ठीक है। अब इसकी परिभाषा बनानी है हमें। परिभाषा से पहले मैं इसकी आपको सूत्र मात्रक बताता हूं। तो इसका मात्रक क्या होगा, देखिए आपको इस B का मात्रक निकालना है। तो आप I, L और साइन थीटा को F के बटे में लाओगे, अपॉन में लाओगे, तो B बराबर क्या बनेगा बोलिए आपका F अपॉन I L साइन थीटा। क्लियर? अगर यहां से आप देखोगे, यहां से आप परिभाषा निकालना चाहो, विमा निकालना चाहो, मात्रक निकालना चाहो, सभी कुछ यहां से निकाल सकते हो आप। तो यहां पर F का जो मात्रक होता है, हम निकालना है मात्रक क्या है इसका, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसका मात्रक निकालेंगे। तो बोलिए बल है ये, और बल का मात्रक क्या होता है बोलिए न्यूटन, बटे को क्या कहते हैं प्रति, ये धारा है एम्पियर, ये लंबाई है मीटर, ये कांस्टेंट है। तो क्या हुआ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या इसका मात्रक होता है वेबर प्रति वर्ग मीटर, या इसका मात्रक होता है टेस्ला जिसे हम T से डिनोट करते हैं, और या इसका मात्रक होता है क्या गॉस। तो ये सभी इसके मात्रक होते हैं, किसके, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के, ये सभी मात्रक होते हैं। ठीक है। वेबर प्रति वर्ग मीटर, WB से वेबर प्रति वर्ग मीटर, इस तरह से लिख सकते हैं। ये सब इसके मात्रक है। अब आती है इसकी विमा क्या होगी, अगर हमें निकालनी है, पूछ लेता है चुंबकीय क्षेत्र की विमा क्या होती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की विमा क्या होती है, तो किस प्रकार आप इसकी विमा निकालोगे। तो सबसे पहले तो आप देखते हो आपके पास ये इसके मात्रक हैं, आप इस मात्रक से इसकी विमा निकाल सकते हो। बोलिए, ये न्यूटन है, न्यूटन बल होता है, और बल की विमा क्या होती है ML/T की -2 अपॉन ये एम्पियर की क्या होती है A, और ये मीटर की क्या होती है L। तो आप क्या देखते हो L से L आपका कैंसल, तो M T की -2 और A की अपॉन में जब इसे आप अंश में ले जाओगे तो A की पावर -1 इसकी विमा होगी। तो ये चुंबकीय क्षेत्र के बारे में है। अब आती है इसकी परिभाषा। आप परिभाषा इसकी किस प्रकार लिखोगे वो परिभाषा समझो, सूत्र से ही आपको परिभाषा बनानी है। देखो किस प्रकार बनाओगे। अगर हम ये मान लेते हैं कि कोई चालक है, परिभाषा के लिए है ये पॉइंट जो आप उतारने नहीं है, ये वाला आपको समझना है बस केवल। अगर हम ये मान लेते हैं कि किसी चालक की लंबाई है 1 मीटर, कितनी है 1 मीटर, उसमें धारा जो आई बहती है वो कितनी है बोलो आपकी 1 एम्पियर धारा, उसके अंदर 1 मीटर लंबा चालक तार है, उसके अंदर धारा भी 1 एम्पियर की है। और थीटा, ये जो थीटा है वो मान लिया हमने 90 डिग्री है, तो साइन 90 की वैल्यू भी कितनी होगी 1 होती है। तो बोलिए ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, क्यों आई की वैल्यू भी 1, एल की वैल्यू भी 1 और साइन 90 की वैल्यू 1। तो क्या बचा एफ बराबर, बोलो क्या बचेगा बी बराबर एफ, ये बचेगा आपका। ठीक है, यदि आपकी ये कंडीशन आप बनाते हो, लिख सकते हो आप, तो ये आपकी परिभाषा बनेगी। क्या बनेगी अब देखिए परिभाषा, बिल्कुल सिंपल, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B होती है उस बल के बराबर होती है।
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस बल के बराबर होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस बल के बराबर होती है जो 1 मीटर लंबे चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कार्य करता है। ये डेफिनेशन है इस सूत्र के बेस पर। तो हमने जो परिभाषा बनाई है, क्या बनाई है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस बल के बराबर होती है उस बल के बराबर होती है जो 1 मीटर लंबे चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कार्य करता है। ये इसकी डेफिनेशन है जो बहुत सिंपल तरीके से बनाई गई है और इस आपके सूत्र के बेस पर डेफिनेशन बनाई गई है। क्या आप लिखिए, बोलिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस बल के बराबर होती है जो 1 मीटर लंबे चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कार्य करता है। तो ये आपका होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उसका मात्रक, उसकी विमा और उसका सूत्र। इसे नोट्स कीजिए। तो जो पूरा आपका मैग्नेट चैप्टर है, चुंबक का चैप्टर जितने बचे हुए हैं आपके, उन सबका बेस होता है बायो-सेवर्ट का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायो-सेवर्ट का जो नियम है आपका, ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो बायो-सेवर्ट का नियम क्या था? देखिए कि जो चुंबकीय क्षेत्र आपने पढ़ा कि चुंबकीय क्षेत्र होता कितना है, क्या होता है, ये आपने पढ़ा है, लेकिन कितना होता है? कोई चालक है, उसमें आपने धारा प्रवाहित की है, आवेश प्रवाहित किया है, तो उस चालक के चारों चुंबकीय क्षेत्र है तो सही हर बिंदु पे, लेकिन होता कितना है? इस सब का जो पता लगाया गया वो किसने लगाया था? आपका बायो-सेवर्ट ने। इसका पता लगाया था बायो-सेवर्ट ने। और उसने क्या बताया था कि मान लेते हैं आपका ये एक चालक तार है, ठीक है, और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, I एम्पियर की धारा इसके अंदर प्रवाहित होती है। मान लो चालक तार है AB और इसके अंदर I एम्पियर की धारा है। तो माना एक चालक तार में, तार AB में I एम्पियर की धारा है, I एम्पियर की धारा है इसके अंदर। तो जब इस चालक तार है, इसके अंदर धारा बह रही है और आप जानते हो धारा आवेश प्रवाहित करने से उसके चारों क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र। तब मान लेते हैं इस चालक के टोटल लंबाई को न लेकर एक छोटा अल्पांश लेते हैं हम। ये एक छोटा सा अल्पांश है आपका, ये एक छोटा अल्पांश है आपका AB, सॉरी AB आपने लिया हुआ है, तो इस अल्पांश को हम CD कह सकते हैं, जिसकी लंबाई है आपकी DL। ये अल्पांश है आपका, क्लियर? जिसकी लंबाई कितनी है? टोटल लंबाई न लेकर एक छोटा अल्पांश लेते हैं और वो अल्पांश क्या है आपका? DL, CD। तो इस अल्पांश, जब आपने इसमें धारा प्रवाहित की तो इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र है। मान लेते हैं इस चालक खंड से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु है P और इस P पर निकालनी है आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो माना चालक के खंड CD से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है।
और इस P पर ही निकालना है आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, मान लेते हैं ये चुंबकीय जो R है ये इस चालक खंड के साथ कितने कोण बनाते हुए, कितना कोण बनाती है, थीटा। ये इस चालक खंड के साथ आपका जो है थीटा कोण बनाती है, ये हम मान लेते हैं। ठीक है, तो ये कौन है आपका थीटा चालक, जो R है इस चालक खंड के साथ थीटा कोण बनाते हैं। ठीक है, इसे भी आप लिख सकते हो। तब नंबर 1, इस बिंदु P पर जो आपके चुंबकीय है क्षेत्र की तीव्रता है B, वह अनुक्रमानुपाती होगी इस चालक में बहने वाली धारा के। ये आपको याद रखनी है। इस बिंदु पर अगर आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे तो वो इसमें बहने वाली धारा के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ये आपको याद रखना है। तो नंबर 1, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। ये आपको याद रखना है। यानी कि जो आपकी तीव्रता है B, वह अनुक्रमानुपाती होगी इस चालक में बहने वाली धारा के। यानी जितनी ज्यादा धारा बहती है, जितनी ज्यादा धारा होगी उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उतना ही होगा। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, अगर 250 वोल्ट है तो चुंबकीय क्षेत्र कम होगा, 1100 वोल्ट है चुंबकीय क्षेत्र 11000 वोल्ट है, चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा। 11000 वोल्ट अगर और 1 लाख चुंबकीय क्षेत्र और ज्यादा होगा। यानी कि जितनी ज्यादा धारा होगी चुंबकीय क्षेत्र भी उतना ही स्ट्रांग होता है। नंबर 1। नंबर 2, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बोलो क्या, उस चालक खंड की लंबाई के भी अनुक्रमानुपाती होती है। तीव्रता चालक खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। तो दूसरा पॉइंट क्या निकल के आया आपका कि जो P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है अनुक्रमानुपाती होती है चालक खंड की लंबाई dl के। इसका मतलब क्या हुआ, लंबाई भी जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी चुंबकीय क्षेत्र भी उतना ही पावरफुल होगा। नंबर 3, तीसरा पॉइंट क्या है, जो चालक खंड से P की दूरी r है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता P से चालक खंड की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये उल्टी है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है बिंदु P पर, वह व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं जब 1 के अपॉन में लिखते हैं, किसके, दूरी के वर्ग के। 3, ये हो गया तीसरा नियम इसका। 4th नियम क्या है, 4th नियम है आपका
इस P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो थीटा है ना, थीटा कौन, उसकी ज्या बोलते हैं साइन के अनुपाती होती है। तो P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बोलिए, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होती है। ये आपका फोर्थ नियम है। जो साइन थीटा जो एंगल है उसकी ज्या के भी अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि बी जो है अनुक्रमानुपाती होता है साइन थीटा के। ये आपकी आती है फोर्थ नियम। यहां तक सभी के क्लियर? ठीक है। इसके बाद अब हम तीनों नियमों को मिलाते हैं। तो मैं देखता हूं थोड़ा सा। बी, बोलिए, 1, 2, 3 व 4 से इन नियमों को जब आप मिलाते हो तो मैं थोड़ा सा यहां पे करता हूं, इसको ध्यान से देखना। तो बी अनुक्रमानुपाती है आई डी एल साइन थीटा, और बटे में क्या आएगा, आर स्क्वायर। आई डी एल साइन थीटा और वही अनुपाती में आपका है आर स्क्वायर। जब इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को आप हटाते हो तो कांस्टेंट के रूप में लेते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। जिस प्रकार आप विद्युत में क्या लेते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसी प्रकार इसमें कांस्टेंट रूप में क्या लेते हैं, म्यू 0 अपॉन 4 पाई और इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन में क्या है, आर स्क्वायर। ये बायो सेवर्ट का नियम है। क्लियर? अब यहां पर बात आती है कि जो आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये इसका मान क्या होता है, इसकी विमा क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो जहां पर आप देखते हो, यहां तक चेक करते हैं, आप देखते हो कि जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷। ये इसकी वैल्यू होती है। और यहां से अगर म्यू नॉट देखोगे तो म्यू नॉट जो होता है इसकी गुना यहां पर होगी 4 पाई गुना 10⁻⁷। म्यू नॉट की वैल्यू होती है। और ये म्यू नॉट होता क्या है, म्यू नॉट आपका कहलाता है निर्वात की चुंबकशीलता। निर्वात की चुंबकशीलता होती है म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट। वहां पे आपने एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था, उसे बोलते थे निर्वात की विद्युतशीलता, और यहां पे ये क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता। अब आती है ये इसकी वैल्यू होगी, इसका मात्रक और इसकी विमा क्या होती है। इसका अगर आप मात्रक निकालोगे, म्यू नॉट का मात्रक, तो मात्रक क्या होगा, देखिए किस प्रकार आप इसका मात्रक लिखोगे। आपको यहां से इसका मात्रक लिखना है, ठीक है। देखिए आपने बी का मात्रक अभी देखा था, क्या होता था, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, इसका मात्रक, ठीक है। क्या होता था, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये होता था आपका बी का मात्रक। हमें इसका मात्रक निकालना है, मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर आएगा। आर क्या होता है, मीटर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। बटे में क्या आएगा, आई और डीएल, तो बटे में आई एम्पियर और डीएल मीटर अपॉन एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर। तो आपने क्या देखा, मीटर की मीटर में गुना होगी, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसल, तो क्या बचा, बोलिए, मात्रक न्यूटन, बोलिए न्यूटन, क्या मात्रक आएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर।
ये इसका मात्रक होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। और यहां से आप इसकी क्या निकाल सकते हो, विमा निकाल सकते हो। तो इसकी विमा क्या होगी, अब आप इसकी विमा निकालोगे तब विमा होगी न्यूटन की क्या होती है, एम एल टी की -2 और अपॉन में क्या है एम्पियर की ए की पावर 2, तो बराबर बोलिए ये ऊपर जाकर -t होगी, तो एम एल टी की -2 ए की -2, ये इसकी विमा होती है। और ये है आपका बायोट-सेवर्ट का नियम। तो इसे नोट्स कीजिए।